उन्होंने कहा कोई बात नहीं, हार गए तो हार गए, फाइनल तो अपन घोड़े वाली दौड़ तो जीत ही लेंगे। घोड़ों की दौड़ हुई और उस घोड़ों की दौड़ में केसर कालमी ने कौन सा स्थान प्राप्त किया? पहला। अमरकोट वाले चारों खाने चित्त, कोई भी टूर्नामेंट कोई भी मैच नहीं जीत पाए। अमरकोट वाले भयंकर नाराज पाबू जी से, बोला इस प्रकार का कोई पावना आता है क्या? एक आधा मैच तो जिता देता। उन्होंने कहा कि इस पावना से बेइज्जती का बदला तो लेना ही। ये पाबू जी की पूरी कथा को समझिए। पाबू जी के गांव में एक महिला रहती थी। पाबू जी के गांव में मां देवल चारण जाति की थी, इस कारण अपन देवल चारणी कह देते हैं। देवल चारणी, इनके पास में एक घोड़ी थी। घोड़ी का नाम बताओ क्या था? केसरे काल। ये कोलूमंड गांव में रहा करती थी। कोलूमंड गांव में ही रहा करते थे पाबू जी, और पाबू जी की बहन का नाम था पेमल, जिसको केसरबाई भी आप कह सकते हो। पाबू जी की बहन का विवाह हो रखा था। जायल नाम की कोई एक जगह पड़ती है, जायल नागौर में है। यहां के कोई एक राजा थे, उनका नाम था जिंदराव खिच्ची। यानी पाबू जी की बहन का विवाह बताओ किसके साथ है? जिंदराव। जिंदराव खिच्ची रिश्ते में पाबू जी के क्या लगता है? बहनों ही लगता है, जीजा, या आजकल की जो मॉडर्न लैंग्वेज है उसमें आप जीजू भी कह सकते हो। यानी जिंदराव खिच्ची रिश्ते में पाबू जी के बताओ क्या लगते हैं? जीजा जी। इधर केसर कालमी घोड़ी कौन सी महिला की है? देवल चार। प्राचीन समय में अपने गांव में वही बंदा सबसे अमीर होता था जिसके पास गायें सबसे ज्यादा होती थी। आपका घर कैसा है, आपके पास कितना सोना चांदी है, कौन सी गाड़ी से आ जा रहे हो, कौन सी ब्रांड के कपड़े पहन रहे हो, कोई लेना देना नहीं था। आपके पास गायें कितनी है। जिस बंदे के पास जितनी ज्यादा गायें होती थी वो बंदा उस गांव का उतना ही पैसों वाला या अमीर बंदा माना जाता था। और 13वीं शताब्दी तक तो राजस्थान के इतिहास को जब गहनता से पढ़ा जाता है तो पता लगता है कि 70% युद्ध गायों को लेकर हुए थे। सबसे ज्यादा लूटपाट प्राचीन समय में किसी की होती थी तो किसकी होती थी? गायों की। ये जो केसर कालमी घोड़ी है, ये फर्ग्यूसन के अनुसार विश्व की सबसे सुंदर घोड़ी रही होगी। इससे सुंदर कोई घोड़ी थी नहीं। इतनी सुंदर, कोई एक बार बंदा इसको देख ले तो वो इच्छा करता था कि बस एक बार अगर इस घोड़ी की सवारी हो जाए, इस घोड़ी पर बैठकर फोटो खिंचवा ले तो लाइफ सेट हो जाए। इतनी सुंदर घोड़ी बताओ कौन सी थी? केसरे काल। जितनी सुंदर थी उससे कई गुना ज्यादा समझदार थी। आप कहेंगे घोड़ी कैसे समझदार हो सकती है? गांव में जब जब गायों के चोर आते थे, ये घोड़ी जोर जोर से हिन हिनाने लग जाती थी। हिन हिनाने का अर्थ होता है जैसे कोई कुत्ता जोर से अपनी आवाज करता तो अपन क्या कहते हैं? कुत्ता भौंक रहा है। कुत्ते के बोलने की आवाज को क्या कहते हैं? भौंकना। गाय के बोलने की आवाज को रंबाना। वैसे ही घोड़ी के बोलने की आवाज को क्या कहते हैं? हिन हिनाना। ये घोड़ी चाहे कहीं पर भी रहे, कोलूमंड में रहे या नहीं रहे, कोलूमंड से बाहर भी रहे, तो इस घोड़ी को इतना पता लग जाता था कि अब गांव में गायों के चोर आने वाले, और ये पहले ही हिन हिनाने लग जाती थी। जैसे ही घोड़ी हिन हिनाती, गांव वाले लोगों को पता लग जाता कि केसर काल में हिन हिना रही है, मतलब गांव में कोई गायों के चोर आने वाले हैं। इतनी समझदार और इतनी सुंदर घोड़ी थी। एक दिन की बात है, जिंदराव खिच्ची अपने ससुराल आए हुए थे, और ससुराल कोलूमंड गांव में आए हुए थे। बाबूजी और जिंदराव बेटे बेटे गांव के चौक में बातचीत कर रहे थे। अचानक इन दोनों के सामने से ये केसर कालमी घोड़ी निकलती है। जिंदराव खिच्ची की नजर इस केसर कालमी घोड़ी पर पड़ जाती है। जिंदराव खिच्ची जैसे ही घोड़ी को देखता है पहली नजर में मोहित हो जाता है। उसने अपने साले पाबूजी को कहा कि पाबूजी कुछ भी हो जाए मुझे ये घोड़ी चाहिए। बाबूजी ने कहा अपने तो कोई बस की बात है नहीं, अपन फालतू की पंचायती करते नहीं, ये घोड़ी देवल चारणी की है, आप डायरेक्ट फेस टू फेस आके उनसे मुलाकात करें। अगर वो घोड़ी दे तो अच्छी बात है, नहीं दे तो मेरे को कोई लेना देना नहीं है। आपको घोड़ी दे तो भी मुझे कोई एतराज नहीं है, नहीं दे तो भी मुझे कोई एतराज नहीं है। आप डायरेक्ट मां देवल से बात करें, क्योंकि इस घोड़ी का मालिक कौन है? देवल चारण। जिंदराव खिच्ची सीधा देवल चारणी के घर पहुंच जाते हैं और देवल को जाकर कहते हैं कि देवल घोड़ी की कीमत बोलो। देवल ने कहा आप गांव के पावना हो, गांव के जवाई हो, घर आए हो, चाय पानी पियो, बैठ जाइयो, लेकिन हर दुनिया की चीज कीमत से नहीं खरीदी जा सकती। आई एम रियली सॉरी, मैं आपको ये घोड़ी नहीं दे सकती। देवल चारणी ने घोड़ी देने से मना कर दिया। जिंद अपने आप को अपमानित महसूस करता है, बोला गांव के पावना की इतनी इज्जत है, घोड़ी नहीं दे सकते। देवल ने कहा कि आप कुछ भी मांग ले, मेरे प्राण मांग ले, मैं प्राण दे दूंगी, लेकिन घोड़ी नहीं। जिंदराव अपने आप को अपमानित महसूस करता है, गुस्से में आ जाता है, सीधा पाबूजी के पास आता और पाबूजी को 4-5 खरी खरी बातें सुना देता है। बोला ये वो कोई इज्जत ही नहीं है रे, घोड़ी तक नहीं दिला सकते, क्या फायदा इधर ससुराल का। अब पाबूजी भी क्या करते, जीजू है तो 4-5 बातें सुन ली। जिंदराव गुस्से में पाबूजी से नाराज होकर के अपने गांव जायल नागौर चला जाता है। इधर थोड़े एक दिनों बाद में ये घटना होने के 15-20 दिन बाद पाबूजी का विवाह तय हो जाता। पाबूजी की सगाई तो हो ही रखी थी। पाबूजी का विवाह किसके साथ तय हो जाता है भाई? पाबूजी का विवाह तय हो जाता है सुप्यार दे के साथ। इन्हीं का एक नाम मैंने बताया था, क्या नाम है? फूलन। बारात जाने वाली है, 15-20 दिन बाद शादी की कोई डेट फिक्स कर दी गई होगी। तैयारियों में जुट गए पाबूजी, सबको कार्ड वार्ड भेजा। जिंदराव को भी कार्ड प्राप्त हुआ, लेकिन जिंदराव इस कार्ड को प्राप्त करते ही एक उचित योजना बनाने लगा। जिंद ने कहा कि मैं पाबूजी की शादी में नहीं जाऊंगा। जब पाबूजी की बारात जाएगी तो गांव के सारे पुरुष तो बारात में चले जाएंगे। बारात पाबूजी की कहां पर जाएगी? अमरकोट, जो कि कोलूमंड से 70-80 किलोमीटर दूर है। गांव में पीछे से केवल और केवल महिलाएं रहेगी, और मैं उस दिन बारात में नहीं जाकर मेरे कुछ सैनिकों को लेकर जाऊंगा। जैसे ही बारात उधर से निकासी करेगी, मैं पीछे से कोलूमंड पर आक्रमण करूंगा और मां देवल को सबक सिखा दूंगा। देवल की गायें लूट करके जेल ले आऊंगा और फिर देवल चारणी को ब्लैकमेल करूंगा कि घोड़ी दे और गायें ले जा। ऐसी उचित योजना बताओ कौन बना रहा है? जिंदराव। योजना भी ठीक है, क्योंकि गांव के सारे पुरुष तो कहां चले जाएंगे? बारात में। पीछे केवल महिलाएं रहेगी और ये सैनिक महिलाओं से जीत करके महिलाओं को हराकर गायें ले आएंगे और बाद में घोड़ी की मांग करेंगे, डिमांड करेंगे, क्योंकि जिंदराव खिच्ची को वो घोड़ी भाग गई थी। हर हाल में वो इस घोड़ी को प्राप्त करना चाहता था।
इधर पाबूजी की बारात रवाना होने वाली है। पाबूजी सज धज करके बिल्कुल तैयार है, बिल्कुल शेरवानी वेरवानी पहन के सापा वापा लगा के ऊपर एंटीना वेंटीना बिल्कुल तैयार है। पाबूजी के 5 दोस्त थे जो हमेशा पाबूजी के साथ रहते थे, चांदा, डामा, हरमल, सलजी और सावंत जी। ये 5 पाबूजी के करीबी मित्र थे, अंगरक्षक भी आप बोल सकते हो। पाबूजी जैसे ही दूल्हा बनकर घर से बाहर आए, चांदा नाम का जो इनका दोस्त था वो पाबूजी के पास गया और पाबूजी को कहा, थू थू पाबूजी नजर नहीं लगे, बड़े फूटरे लग रहे हो, बड़े अच्छे लग रहे हो। पाबूजी ने कहा, बता कोई कमी तो नहीं है? उस चांदा ने कहा, बस एक चीज की कमी है, बाकी सब अच्छा है। पाबूजी ने कहा, कमी आज क्यों रखनी? ये दिन तो जीवन में केवल कितनी बार आता है? एक बार। भाई विवाह वाला दिन तो जीवन में केवल कितनी बार? एक बार। वो भी आए तो आए, नहीं तो कोई जरूरी नहीं है। ये दिन तो केवल जीवन में कितनी बार आता है? एक बार। बता कहीं चीज की कमी है? कोई कमी नहीं रखनी अपने को। बोला सब अच्छा है, बस घोड़ी ठीक नहीं है। अगर घोड़ी अच्छी हो जाए तो आज अमरकोट के सारे छज्जे टूट जाए। बाबूजी ने कहा, छज्जे टूट जाए मतलब? छज्जे टूटने का अर्थ क्या है? गांव में जब कोई दूल्हा घोड़ी पर बैठकर तोरण मारने आता है तो गांव की महिलाएं घर की छत के ऊपर खड़ी होकर उस दूल्हे को देखती है, और अगर कोई सुंदर दूल्हा हो तो पूरे गांव की महिलाएं उस घर के छत पर खड़ी होकर उस दूल्हे को देखती है। दूल्हे को देखने का मतलब छज्जे तोड़ना होता है। बाबूजी ने कहा, उस चांदा ने कहा कि पूरा अमरकोट आज छतों पर आ जाएगा जब तुम तोरण मारने के लिए जाएगा। बस घोड़ी अगर अच्छी ले ले तो कोई 1-2 छज्जा बच भी जाए तो वो भी टूट जाए। बाबूजी ने कहा, इमरजेंसी में घोड़ी कहां से लाए? पहले बतानी चाहिए थी ये बात। बोला कहीं जाने की जरूरत नहीं है, मां देवल के पास में घोड़ी है, ले ले। बाबूजी ने कहा, वो तो पहले जीजू को भी मना कर दिया था, मेरे को कैसे देगी? बोला एक बार ट्राई तो करो, ट्राई करने में क्या जाता है। बाबूजी दूल्हे की वेशभूषा में मां देवल के पास जाते हैं और देवल को कहते हैं, देवल बस 2 दिन के लिए घोड़ी चाहिए, बस 2 दिन। देवल ने कहा, नहीं घोड़ी नहीं दे सकती। बाबूजी ने कहा, 2 दिन की तो बात है, 2 दिन में वापस ला दूंगा, मैं कौन सी परमानेंट रख रहा हूं। देवल ने समझाया कि आप जब बारात लेके चले जाओगे, बाबूजी के पिता कोलूमंड के मुखिया थे, आप ही गांव की रक्षा करते थे, बाबूजी का परिवार ही गांव की रक्षा करता था। आपके परिवार के लोग और अन्य पुरुष तो सारे बारात में चले जाएंगे और पीछे से कोई गायों का चोर आ गया तो हमें पता भी नहीं चलेगा। कम से कम घोड़ी यहां रहेगी, हिनहिनाएगी तो कम से कम हमें पता तो लगेगा कि चोर आए हैं। हम महिलाएं भी इकट्ठी होकर दुश्मनों से मुकाबला करेंगी और गायों की रक्षा करेगी। घोड़ी नहीं दूंगा। बाबूजी ने कहा, देख घोड़ी वहां अमरकोट में रहेगी तो भी हिनहिनाएगी, और मैं आपको वचन देता हूं, आई प्रॉमिस यू देवल, अगर घोड़ी हिनहिनाई तो मैं किसी भी कंडीशन में रहूं, चाहे मैं खाना खा रहा हूं तो तुरंत खाना छोड़ दूंगा, इवन फेरे ले रहा हूं तो बीच में फेरे छोड़ दूंगा, और मैं आपकी गायों की रक्षा करूंगा। ये मेरा वचन है, ये पाबू राठौड़ का वचन है। बस 2-4-5 दिन की बात है, बस घोड़ी दे दो, वापस आते ही आपकी घोड़ी सही सलामत आपको दे दूंगा। बाबूजी की उस मासूमियत आवाज पर देवल चारनी खुश हो गई। बोला ठीक है, घोड़ी ही नहीं आए तो ध्यान रखना, तुरंत आ जाना, गायों की रक्षा की जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर ही है। बाबूजी ने कहा, ओके डन। बाबूजी घोड़ी केसर कालमी पर सवार होकर अमरकोट चले आते हैं। बारात पहुंच जाती है। प्राचीन समय में अपनी बारातें 5-5, 7-7, 10-10 दिन तक रुक जाया करती थी, और आगे जैसे जैसे इतिहास बढ़ेगा मैं बताऊंगा। राजस्थान के इतिहास की एक बारात तो ऐसी थी जो 14 महीने अपने ससुराल में रुक गई थी। आगे बताऊंगा। अचलदास खिची जी की बारात थी जो उधर जांगलू बीकानेर गई थी, उमा दे सांकली के साथ विवाह था। 14 महीने तक अचलदास जी ने अपने ससुराल में डेरा डाल रखा था। क्या कारण थे क्या नहीं थे वो आगे चर्चा करेंगे। तो 5-7-10 दिन तक प्राय अपनी बारातें रुक जाया करती थी, और इन 5-7-10 दिन की अवधि में कई प्रकार के टूर्नामेंट भी होते थे। टूर्नामेंट का मतलब वधु पक्ष के लोग और वर पक्ष के लोगों के बीच में कई प्रतियोगिताएं हो जाती थी, कुश्ती की, घोड़ा दौड़ की। सारी प्रतियोगिताओं में कोलूमंड वाले जीत गए, अमरकोट वाले हार गए। अमरकोट वाले कोलूमंड वालों पर गुस्सा करने लगे। बोले यार, आज तक हम हमेशा हर खेल में जीतते थे, ये कोलूमंड वाले इतने वीर कैसे हो सकते हैं। अंतिम उम्मीद कोलूमंड वालों की अपने घोड़ों से थी। कोलूमंड के घोड़े दौड़ने में बड़े तेज थे। आज तक जितनी भी बारातें आई थी हमेशा कोलूमंड वाले घोड़े ही जीतते थे। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, हार गए तो हार गए, फाइनल तो अपन घोड़े वाली दौड़ तो जीत ही लेंगे। घोड़ों की दौड़ हुई और उस घोड़ों की दौड़ में केसर कालमी ने कौन सा स्थान प्राप्त किया? पहला। अमरकोट वाले चारों खाने चित्त, कोई भी टूर्नामेंट, कोई भी मैच नहीं जीत पाए। अमरकोट वाले भयंकर नाराज बाबूजी से। बोला इस प्रकार का कोई पावना आता है क्या? एक आधा मैच तो जीता देता। उन्होंने कहा कि इस पावना से बेइज्जती का बदला तो लेना ही पड़ेगा। बाबूजी राठौड़ जब तोरण मारने के लिए गए थे तब 22 फीट ऊंचा तोरण बांध दिया गया। 22 फीट ऊंचा तोरण। अब उन्होंने सोचा कि 22 फीट ऊंचा तोरण तो कोई बंदा मार नहीं पाएगा, और जब तोरण नहीं मार पाएगा तो बेइज्जती होगी, और सारे टूर्नामेंट वाली बेइज्जती की कसर इस तोरण मारने वाली बात पर निकाल देंगे। जोर जोर से हंसेंगे, जब तोरण नहीं मार पाएंगे तब तोरण को थोड़ा सा नीचा करेंगे और बाबूजी से तोरण मरवा देंगे। बाबूजी जैसे ही अपने घर के मुख्य द्वार पर पहुंचते हैं, ऊपर देखते हैं कि 22 फीट ऊंचा तोरण। घर का कोई दरवाजा था, कोई पोल थी, उस पोल के दरवाजे पर ऊपर ही ऊपर टांग रखा था। बाबूजी ने सोचा आज पक्का बेइज्जती होगी, इसमें कोई कसर नहीं है। बाबूजी इस तोरण द्वार पर पहुंच जाते हैं और अपनी घोड़ी केसर कालमी पर हाथ फेरते हुए कहते हैं कि केसरड़ी मत दीजिए थारो मारो पात, मत लजाइए तू आज राठौड़ारी जात। बोला आज राठौड़ों की असली परीक्षा है। केसर कालमी आज साथ दे दे, आज हमारे राठौड़ों की नाक रख दे। अगर ये तोरण नहीं मार पाए तो ये क्या कहेंगे अमरकोट वाले की कोई राठौड़ पावना आया था और तोरण नहीं मार पाया। केसर कालमी बाबूजी के इन वचनों से सुन करके अपने दोनों पांव आगे के इस 22 फीट ऊंची पोल के ऊपर टिका देती है, और बाबूजी आराम से मुस्कुराते मुस्कुराते उस तोरण को मार देते हैं। 22 फीट ऊंचे तोरण को मारता देख वहां पर हर कोई आदमी आश्चर्यचकित था। वहां पर सुप्यारदे की कुछ सहेलियां भी खड़ी थी। वो अंदर जाती है और सुप्यारदे को कहती है कि वाह क्या बंदा है, 22 फीट ऊंचा तोरण मार गया। सुप्यारदे भी मन ही मन बड़ी खुश हो रही थी। बोला योद्धा हो तो ऐसा। प्राचीन समय में योद्धाओं की कदर हुआ करती थी।
उसके बाद बाबूजी को फेरों में प्रवेश दिया गया। बाबूजी फेरों में बैठकर पहला, दूसरा, तीसरा फेरा पूरा करते हैं। चौथे फेरे में प्रवेश करते ही घोड़ी जोर जोर से हिनहिनाने लग जाती है। इसका मतलब कोलूमंड में गायों के क्या आ चुके हैं? चोर। चोर कोई और नहीं है, बाबूजी का जीजू, जिसका नाम क्या है? जिंदराव। क्योंकि जिंदराव पहले से वेल प्लान था, उसे पहले से योजना तय थी। बाबूजी तुरंत उस 3.5वें फेरे में, यानी चौथे फेरे में प्रवेश ही किया था, 3.5 लिए होंगे, तुरंत गठजोड़ड़ी खोलने लग जाते हैं। गठजोड़ का मतलब वर और वधू के वस्त्रों की गांठ खोलता देख, हाथ छोड़ता देख, सुप्यार देख के पिता सूरजमल जी ने कहा, बाबूजी क्या कर रहे हो तुम? फेरों में बीच में हथलेवा कैसे तोड़ सकते हो? गठजोड़ कैसे खोल सकते हो? बाबूजी ने कहा, मैं वचनों में बंधा हुआ हूं, मुझे मां देवल की गायों की रक्षा करनी होगी। मैं उनको वचन देकर आया था कि घोड़ी हिनहिनाते ही मैं किसी भी कंडीशन में हूं, आपके गायों की रक्षा करने पहुंच जाऊंगा। सूरजमल ने बाबूजी को समझाया, बाबूजी आप अगर अर्धव्यायी कन्या को बीच में छोड़ेंगे, हमारे अमरकोट के राजमहल पर कलंक लगेगा। आप शांति से बैठ जाइए, बात आराम से निपट जाएगी। जितनी देवल की गायें चोरी होगी, उसे दुगुनी गायें मैं देवल को गिनवा करके दे दूंगा, नई गायें खरीद कर दे दूंगा। आप बैठ जाइए, फेरे ले लीजिए। बाबूजी ने कहा, नहीं, बात गायों की नहीं है, गायें तो मैं भी दे सकता हूं। बाबूजी भी तो पैसे वाले थे, उनके पिता अमरकोट अपने कोलूमंड के राजा हुआ करते थे। बात वचनों की है। मैं देवल को आई प्रोमिस यू देवल के आया था, और वो वचन मुझे निभाना है। बाबूजी ऐसा कहकर उस 3.5वें फेरे को बीच में छोड़कर अपने अंगरक्षक चांदा, डामा, हरमल, सलजी और सावंत जी के साथ केसर कालमी पर सवार होकर सीधा कोलूमंड गांव आते हैं, जहां मां देवल आंखों से आंसू टपका रही थी। बाबूजी ने पूछा, क्या बात है मां देवल, रो क्यों रही हो? देवल ने कहा, क्या करूं, तुम्हारा बहनोई आया था, धमकी देकर गया है, गायें लूट कर ले गया है, और कहकर गया है कि बाबूजी राठौड़ आए तो कह देना केसर कालमी जायल के गढ़ में बांध कर जाएं और अपनी गायें आजाद करवा ले, घोड़ी नहीं तो गायें नहीं। इस प्रकार की धमकी देकर गया है। बाबूजी ने कहा, अच्छा जीजू की इतनी हिम्मत, एक तो इधर शादी में नहीं आया, ऊपर से धमकी। और बाबूजी तुरंत अपने सैनिकों के साथ घोड़ों पर सवार होकर जिंदराव खिच्ची का पीछा करना शुरू करते हैं। और थोड़ी सी दूरी पर एक गांव पड़ता है, देचू। हालांकि एग्जैक्ट लोकेशन जब आप बाबूजी के मंदिर में जाओगे तो युद्ध की खिच्चन गांव है, लेकिन एनसीईआरटी वाली पुस्तकों में कौन सी स्थान बता रखा है, तो अपने को पंचायती करनी नहीं, एक नंबर लेना तो अपने को भी कौन सा मान लेना है, देचू। देचू जोधपुर नामक स्थान पर बाबूजी और जिंदराव खिच्ची के बीच युद्ध लड़ा जाता है। इस युद्ध में बाबूजी जिंदराव के अधिकांश सैनिकों को मार चुके थे, और बाबूजी का भाला जिंद की गर्दन पर जाने ही वाला था। चांदा ने बाबूजी के भाले को पकड़ लिया और बाबूजी के भाले को पकड़कर कहा कि बाबूजी, इतना बड़ा पाप तो कम से कम मत कीजिए, अपने हाथ से अपनी बहन का सुहाग मत उजाड़िए। पढ़ते तो मां साहब बढ़ा कर कितने लिख देते थे? 4। आज भी अपने राजस्थान में जब विवाह होता है तो फेरे 7 लेते हैं, 4। अधिकांश विवाहों में फेरे कितने होते हैं? 4। क्यों? गीतों में तो गाते हैं 7 फेरों का ये बंधन, 7 जन्मों का ये संगम, जबकि विवाह के अवसर पर फेरे लेते कितने हैं? 4। लोक देवता बाबूजी के सम्मान में आज भी विवाह के अवसर पर पश्चिमी राजस्थान में टोटली फेरे कितने लिए जाते हैं? 4। लिख लो 4-5 बातें फटाफट लिखिएगा। इन 1276 AD